वालेकुम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो गाउट है, ठीक है। सो गाउट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका बेसिक मैकेनिज़्म क्या होता है। हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का ज़्यादा होना, यूरिक एसिड जब भी हमारी बॉडी में ज़्यादा होगा उसकी वजह से गाउटी आर्थराइटिस होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यूरिक एसिड किस तरह से ज़्यादा हो रहा है, दो तरह से ज़्यादा हो रहा है। या तो उसकी जो है अंडर सिक्रीशन हो रही है, मतलब ये कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी में है लेकिन किडनी उसको एलिमिनेट नहीं कर रही, हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकाल रही, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ओवर प्रोडक्शन, किसी तरह हमारा यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। दोनों तरीक़ों से क्या होगा कि यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा हमारी बॉडी में, और जब वो ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन वगैरह होगी जॉइंट के अंदर, और उसकी वजह से गाउटी आर्थराइटिस होगा। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये जॉइंट है आपके पास। ज़्यादातर जो जॉइंट इन्वॉल्व होता है गाउटी आर्थराइटिस में वो आपका ये वाला होता है। फर्स्ट हमारे पास जो मेटाटार्सो फ्लेंजियल जॉइंट होता है ना, ये वाला। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे आपको ये जो जॉइंट नज़र आ रहा है इसमें ये सारा दिखाया हुआ है कि सारा ये हमारे पास इन्फ्लेम जॉइंट हुआ हुआ है। यहाँ पे स्वेलिंग आपको नज़र आ रही है, सारा ये स्वेल हुआ हुआ है ये रीजन। यहाँ पे यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जमा हो गए हैं, और क्रिस्टल्स आपको नीडल शेप नज़र आ रहे हैं येलो कलर के। इनके आपने अपेरेंस याद रखनी है, बिकॉज ये आप जो है उसमें लिखते हो इसकी मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। सो यहाँ पे देखें, ये सारा हमारे पास जो है ये जॉइंट के यहाँ पे सारा जो है हमारे पास क्या जमा हो गया, ये सारा इन्फ्लेमेशन हुई हुई है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की वजह से, और ये इन्फ्लेम जॉइंट है। और ये देखिए कितना रेड हुआ हुआ है, स्वेलिंग होगी, पेनफुल होगा ये बहुत ज़्यादा। सो ये आपके पास होता है। सो इन्होंने बुक में यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिएंट अटैक्स होंगे अक्यूट अर्थराइटिस के। क्यों होंगे? क्योंकि यूरेट क्रिस्टल्स हमारे जो है वो जॉइंट्स के इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे, उस वजह से होगा। अब इसकी जो है पैथोजेनेसिस में हम देख लेते हैं कि होगा क्या, कि हाइपर यूरिसीमिया हो जाएगा। मतलब ये कि आपने याद रखना है इसकी जो अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कितनी हमारे पास अमाउंट होगी यूरिक एसिड की, तो उसको हम हाइपर यूरिसीमिया कहेंगे। वो है 6.8 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। इतना होगा तो हमारे पास उसको हम कंसिडर करेंगे दैट पेशेंट इज़ हैविंग द हाइपर यूरिसीमिया। अब जो है दो तरह से हमारे पास हो सकता है ना, मैंने आपको बताया उसकी सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी या उसकी एक्सक्रीशन कम होगी। सिंथेसिस कैसे ज़्यादा होती है, इसका जो पैथवे होता है वो हमारे पास दो तरह से होता है, डी नोवो पैथवे होता है और सेल्वेज पैथवे होता है। कि इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि यूरिक एसिड इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन कैटाबॉलिज्म, कि जब भी हमारी बॉडी में, आपको पता है ना हमारे हर एक सेल के अंदर जो है प्यूरिन है, डीएनए से बनती है, ठीक है। डीएनए हमारा जो होता है उसमें प्यूरिन्स निकलती हैं, और प्यूरिन्स जो होती हैं वो यूरिक एसिड बनाती हैं, ठीक है। तो अगर आप खुद सोचें कि अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरीके से जो है वो प्यूरिन्स का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाए, प्यूरिन्स की सिंथेसिस जो है वो डिनोवो पैथवे से या सैल्वेज पैथवे से जो है वो हमारे पास प्यूरिन ज़्यादा बनना शुरू हो जाए, तो वो ज़्यादा बनेगी तो ऑब्वियसली वो अगर ब्रेक भी ज़्यादा होगी तो हमारा यूरिक एसिड का लेवल जो है वो अल्टीमेटली ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरी हमारी एक्सक्रीशन होती है, और आपको पता है कि एक्सक्रीशन जो होती है वो हमारी किडनी के थ्रू होती है। तो किडनी जो है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। और अगर किडनी हमारी ख़राब होगी तो अल्टीमेटली यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो अब देखते हैं हाइपरयूरिसीमिया के जो है वो दो काजेज़ होते हैं हमारे पास, प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि पहला जो प्राइमरी में आता है वो होता है कि फॉर एग्जांपल किसी के अंदर AGPRT की डेफिशिएंसी थी, ठीक है। होता क्या है कि जो हमारी प्यूरिन होती है ना उसके मेटाबोलाइट्स बनते हैं, ठीक है। और ये जो प्यूरिन के मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, इन्होंने मिलके हमारी प्यूरिन्स की सिंथेसिस करनी होती है, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो हमारे पास होता है AGPRT। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। अब अगर जिन पेशेंट्स के अंदर क्या हो कि AGPRT की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, हाइपोजेंथीन गोनोसिन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफेरेज की डेफिशिएंसी हो जाए, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये हमारे पास जो प्यूरिन मेटाबोलाइट्स है वो प्यूरिन्स जो है वो नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो प्यूरिन के मेटाबोलाइट्स होंगे ना, ये हमारे यूरिक एसिड बनाना शुरू कर देंगे। मतलब वो जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होंगे ना हमारे, वो ज़्यादा हो जाएंगे, यूरिक एसिड का अल्टीमेटली लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारे पास होता है प्राइमरी, हमारे पास कॉज इसको हम कहते हैं लीश नेहन सिंड्रोम। तो ये आपके पास प्राइमरी जो हमारे पास है ना हाइपर यूरिसीमिया, उसका कॉज है, ठीक है। दूसरा हमारे पास सेकेंडरी गोट होता है। सेकेंडरी गोट जो होता है ना, और प्राइमरी इस वजह से भी हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो लोग बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं, मीट खाते हैं, ठीक है, उनके अंदर यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है। प्रोटीन्स जो दालें ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, उनके अंदर ज़्यादा हो जाता है यूरिक एसिड का। आपको पता भी है कि बड़ी ईदों पे बहुत ज़्यादा लोग गोश्त खा लेते हैं, तो उसकी वजह से उनके यूरिक एसिड का अटैक आना शुरू हो जाता है उनके जॉइंट्स के अंदर। मोस्टली जो अभी हमने देखा मेटाटार्सो जो फ्लेंजियल जॉइंट था उसके अंदर, ठीक है। सो सेकेंडरी गोट जो होता है ना वो हमारे पास होता है। तो प्राइमरी गाउट किस वजह से हो रहा है, या तो हम बाहर से बहुत ज़्यादा इंटेक ले रहे हैं, या हमारे अंदर क्या है कि AGPRT की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से वो हो रहा है। सेकेंडरी जो गाउट होता है ना उसमें ये होता है कि हमारे जो कैंसर सेल्स होते हैं ना, आपको पता है जो हम जो लोग ट्यूमर्स के, मतलब जिनके अंदर कैंसर्स होते हैं ना, कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं उनके अंदर ना हम जब कर रहे होते हैं ना कीमोथेरेपी,
ठीक है, उनको कीमोथेरेपी दे रहे होते हैं, तो उनकी जो ट्यूमर्स होते हैं ना, उनके जो कैंसर सेल्स होते हैं वो टूटना शुरू कर देते हैं। जब वो टूटते हैं ना तो उनके अंदर से यूरिक एसिड का निकलना शुरू हो जाता है। तो यूरिक एसिड जब उनके अंदर से निकलता है ना, तो उस उनके अंदर फिर हाइपरयूरिसीमिया और गाउट के अटैक आना शुरू हो जाते हैं। सो इसको हम कहते हैं, हमारे पास जो है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। इसके अलावा जो सेकेंडरी गाउट में दूसरी चीज़ है वो वही होती है कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ है किसी को, तो उसकी वजह से हमारे पास एक्सक्रीशन कम हो रही है, तो फिर हमारे पास गाउट हो जाता है। तो ये इसके जो है प्राइमरी गाउट है और सेकेंडरी गाउट है, आपने याद रखना है। प्राइमरी गाउट में एक चीज़ है कि आपने बाहर से बहुत ज़्यादा इंटेक लिया है या AGPRT की डेफिशिएंसी है, और सेकेंडरी गाउट में क्या है कि एक तो हमारे ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम वाले पेशेंट्स और क्रोनिक रीनल डिजीज़ किसी दूसरी कॉज की वजह से आता है ये वाला गाउट। उसके बाद हमारे पास मैंने आपको बताया कि जब भी यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं जॉइंट्स के अंदर, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी तो अल्टीमेटली सारे हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहाँ आ जाएंगे, ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि होता क्या है कि जब भी हमारी जॉइंट्स के मतलब हमारी बॉडी के अंदर हाइपर यूरिसीमिया होता है ना, तो मैंने आपको बताया कि वो जॉइंट्स के अंदर ये वाले यूरेट क्रिस्टल्स जो है नीडल शेप येलो कलर के जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे आ जाते हैं हमारे मैक्रोफेजेस, ये जॉइंट्स के अंदर काम हो रहा है सारा। वहाँ पे मैक्रोफेज आते हैं और ये देखें इन्होंने खा लिए हैं सारे यूरेट क्रिस्टल, सारे खा लिए हैं। उसके बाद खाने के बाद उनके क्या होता है कि वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है हमारा इन्फ्लेमोसोम, और इन्फ्लेमोसोम जब एक्टिवेट होता है तो अल्टीमेटली कीमोकाइन, साइटोकाइंस और सारा कुछ होते 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 क्या होता है कि प्रोटीएजेस रिलीज़ होते हैं, और हमारे पास वहाँ पे क्या होता है उस जगह पे टिश्यू इंजरी होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। दूसरा क्या होता है यहाँ पे देखें कि जब हमारे पास यूरिक एसिड क्रिस्टल्स वहाँ पे जमा होते हैं तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन जब होती है तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन का एक काम होता है ना, आपने पढ़ा होगा कीमोटैक्सिस। तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के रिजल्ट में कीमोटैक्सिस होती है, वहाँ पे हमारे न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स ने भी आगे क्या करना होता है आपको पता है, इनका काम क्या होता है, फैगोसाइटोसिस। तो ये भी हमारे पास फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं। अब क्या होता है कि जब वो फैगोसाइटोसिस करते हैं तो ये नीडल शेप्ड है ना, इनकी ऐसे नोकदार चीज़ें निकली हुई हैं, तो ये न्यूट्रोफिल्स को जो है ना पंक्चर करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। अब न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे लाइसिस हो जाती है, और वहाँ पे जो है लाइसोसोमल इंजाइम्स, जब न्यूट्रोफिल्स आपको पता है ना न्यूट्रोफिल्स के अंदर लाइसोजाइम्स होते हैं, अगर न्यूट्रोफिल्स की लाइसिस हो जाएगी तो वो लाइसोसोम्स के सारे इंजाइम्स भी बाहर आ जाएंगे। तो जब लाइसोसोमल इंजाइम्स बाहर आएंगे तो हमारे पास टिश्यू इंजरी इन्फ्लेमेशन होती है। तो याद रखना है, जब भी हमारे पास हाइपरयूरिसीमिया होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं हमारे जॉइंट्स के अंदर, तो वहाँ पे एक काम होता है मैक्रोफेजेस का, दूसरा न्यूट्रोफिल्स का, दोनों ने मिल के तबाही मचानी होती है और टिश्यू इंजरी करनी होती है, ठीक है। सो अब की मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। एज इसका रिस्क फैक्टर होता है, लेकिन ज़्यादा जो इसका होता है ना वो होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी जो होते हैं लोग जो ओबीज़ होते हैं, ऊपर से बहुत ज़्यादा वो मीट गोश्त खाते हैं जिसमें हाई प्रोटीन लेवल होता है, अल्कोहल पी रहे होते हैं साथ साथ, या जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन जैसे मैंने आपको बताया कि GPRT की डेफिशिएंसी होती है, या आपको पता है ना ये कुछ ड्रग्स होती हैं थायाजाइड्स लाइक, ये क्या करती हैं, ये हाइपरयूरिसीमिया करवा देती हैं। तो ये कुछ हमारे पास फैक्टर्स होते हैं विच लीड टू द गाउट। इसकी मॉर्फोलॉजी अब हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी मॉर्फोलॉजी बहुत छोटी सी है, उसमें हमारे पास जो मेन चीज़ें आती हैं वो 3 आती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपकी आती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी तो क्या होगा आपको पता है, न्यूट्रोफिल्स होंगे वहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन का केस होता है, और वहाँ पे एडेमा होगा, कंजेशन होगी, और ये आपने बात याद रखनी है कि वो वाले न्यूट्रोफिल्स क्या होंगे, हमारा जो सनोवियम होता है ना, मैं आपको बताती हूँ अभी ठहरे। ये देखें, ये हमारा सनोवियम है ना, सनोवियल कैविटी है। तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स, ऐसे न्यूट्रोफिल्स जमा हुए होते हैं, ठीक है, और उन्होंने जो है ना अंदर क्या लिया होता है अपने, वही नीडल शेप क्रिस्टल्स लिए होते हैं। तो ये सारे हमें न्यूट्रोफिल्स जो है ना साइनोवियम के अंदर ऐसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, और फिर वो टूटते भी हैं, उनमें से यूरिक एसिड क्रिस्टल रिलीज़ होते हैं। फिर मैंने अभी आपको बताया कि जब वो रिलीज़ होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, लाइसोमल एंजाइम्स रिलीज़ हो जाते हैं, लाइसोमल एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, अल्टीमेटली सारा हमारा जॉइंट खराब हो जाता है। ये आपको न्यूट्रोफिल्स जो है ना इस तरह से मिलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपको ये मिलते हैं न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। और अगर क्रोनिक केस हो तो क्रोनिक केस में आपको उसी तरह लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल, जो मैक्रोफेजेस मिलेंगे। दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है आपकी मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, ठीक है। ये जो आपके यूरिक एसिड, में बार बार बोल रही हूँ यूरिक एसिड, ये एक्चुअली आपके क्रिस्टल इस तरह से क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं ना, तो ये लॉन्ग स्लेंडर नीडल शेप क्रिस्टल्स होते हैं आपके, इनको हम कहते हैं मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स। अब ये कहाँ पे आपको नज़र आएंगे, साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूट्रोफिल्स के अंदर, ठीक है, और क्लस्टर्स की फॉर्म में अरेंज होंगे, ठीक है, क्लस्टर्स की फॉर्म में ये अरेंज होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास होता है टोफेशियस कोट, ठीक है, ये इसका बहुत ज़्यादा पैथोग्नोमिक फीचर होता है। इसमें होता क्या है देखें कि बहुत ही इसकी मैं बताती हूँ, ये आपके होते हैं इस तरह से ना, हमारे पास ये होते हैं आपके
क्रिस्टल्स होते हैं यूरेट के, ठीक है, और इनके इर्द गिर्द ना आपके सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स जमा हुए होते हैं, ठीक है। ये सारे न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, ये सारे ऐसे जमा हुए होते हैं। और फिर इर्द गिर्द उसके जो है ना आपके जो है फाइब्रोसिस हुई होती है, ऐसे ऐसे फाइब्रोसिस हुई होती है, ठीक है, ऐसे फाइब्रोसिस हुई होगी, ठीक है। और कहीं कहीं आपको जो है ना जॉइंट सेल्स भी नज़र आएंगे, जॉइंट सेल्स, ठीक है, जॉइंट सेल्स नज़र आएंगे। मैक्रोफेजेस जो होते हैं ना वो जब यूरेट क्रिस्टल खा लेते हैं तो बड़े बड़े सेल्स बना देते हैं। तो ये जो पूरा रीजन आपको नज़र आ रहा होता है ना जॉइंट के अंदर, इसको एक्चुअली आप कहते हो कि ये जो है ना आपके क्या बने हुए हैं, टोफाई बने हुए हैं, ठीक है। So, lesions consisting of large aggregates of urate crystals surrounded by inflammatory cells, aggregations of urate crystals surrounded by macrophages, lymphocytes, foreign body giant cells. तो इनको हम कहते हैं टोफाई। तो ये आपका जो है ये आ गया आपकी मॉर्फोलॉजी ऑफ द गाउट। चौथी जो आपके पास चीज़ लिखी हुई है गाउटी नेफ्रोपैथी लिखी हुई है कि हमारी जो किडनी होती है ना, देखें वहाँ पे यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रीट तो हो नहीं रहा। अब वो क्या होता है, वो हमारी किडनी के अंदर यूरिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है और वहाँ पे किडनी के अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड नेफ्रोलिथिएसिस हो जाती है, मतलब कि इट लीड्स टू द किडनी स्टोन्स एंड ऑल्सो पाइलोनेफ्राइटिस, मतलब कि वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसके बाद यह कि ये मेल सेक्स में ज़्यादा कॉमन होता है गाउट, याद रखना। ऑस्टियोआर्थराइटिस फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन था, ये गाउट जो होता है ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, ओबीज़ लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है। और इसकी जो हमारे पास क्लिनिकल कोर्स होता है ना उसमें देखें एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया स्टेज आता है। सबसे पहले पता ही नहीं होता कि हाइपरयूरिसीमिया हुआ है पेशेंट को, क्योंकि उसमें कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे होते। फिर एक्यूट अर्थराइटिस की जो है ना कंडीशन आती है जिसमें पेशेंट को पेन स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे मतलब सारी वो सिम्टम्स इन्फ्लेमेशन के आना शुरू हो जाते हैं। फिर आती है थर्ड स्टेज जो होती है एसिम्प्टोमेटिक इंट्राक्रिटिकल पीरियड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए ना पेशेंट के सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं और लेकिन ये क्रिटिकल पीरियड होता है, ठीक है, क्रिटिकल पीरियड होता है ये वाला। फाइनली जो एसिम्प्टोमेटिक क्रिटिकल पीरियड होता है ना उसके बाद आपके पास क्रोनिक टोफेशियस गोट हो जाता है जिसमें वो टोफाई वगैरह बन जाते हैं, जॉइंट स्पेस ख़त्म हो जाती है। और इस तरह से फिर उसका ट्रीटमेंट आपको पता है ज़ैंथेन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स और एनसेड्स के थ्रू होता है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस आता है कि गाउट और सूडो गाउट के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना उनमें क्या डिफरेंस होता है। जो सूडो गाउट के क्रिस्टल्स होते हैं ना उनके उनका जो कलर होता है यहाँ पे आपको डिफरेंस क्लियर होगा। देखिए जो गाउट के क्रिस्टल्स होते हैं उनमें मोनोसोडियम यूरिक एसिड होता है, यूरेट क्रिस्टल्स होते हैं जो सूडो गाउट के होते हैं ना कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से बनते हैं। इसमें यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है, सूडो गाउट में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होता है। गाउट के अंदर नीडल शेप क्रिस्टल्स होते हैं, या आपको नीडल शेप नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और जो सूडो गाउट है उसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास रोम्बॉइड शेप्ड है, ठीक है, रोम्बॉइड, ये देखें रोम्बॉइड शेप है, कोई नीडल नहीं बनी हुई। इसके अलावा क्या है कि इसका कलर हमारे पास येलो है। जो सूडो ये गाउट है इसका हमारे पास येलो क्रिस्टल्स होते हैं, सूडो गाउट के ब्लू क्रिस्टल्स होते हैं। और जो गाउट के हमारे पास रिफ्रिंजेंट्स होती है वो नेगेटिवली बाई रिफ्रिंजेंट होते हैं, सूडो गाउट के पॉजिटिवली बाई रिफ्रिंजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब ये कि ये देखिए रोम्बॉइड शेप है ना, ब्लू कलर के रोम्बॉइड शेप है। तो उस वजह से क्या होता है कि इनकी ना डबल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है, ठीक है, डबल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है। जबकि ये जो नीडल शेप होते हैं इनकी सिंगल मतलब इनकी डबल रिफ्रैक्शन नहीं होती, इसलिए ये नेगेटिवली बाई रिफ्रिंजेंट होते हैं। ये जस्ट आपको कंसेप्ट के लिए, वाइवा के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए पता होना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट प्रियोरिटी टॉपिक जो आपका गाउट था।